ओके। यहाँ पर सर कुछ लिस्टेड कंपनीज़ की तो बात हो गई है, लेकिन आने वाली कुछ कंपनीज़ के जो आईपीओ हैं, उसके बारे में भी ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लग रहे हैं? जो आ चुके हैं आईपीओ पहले तो उसके बारे में भी ज़रा जानकारी ले लेते हैं। सर फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ आया था। साथ ही साथ आई फाइनेंस का भी आया था, लेकिन कुछ खास आईपीओ देकर नहीं गया सर, दोनों ही आईपीओ। आपका क्या नज़रिया है सर, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं दोनों के ही? सर देखिए, अभी कंपनी थोड़े महँगे वैल्यूएशंस पे आ रही हैं। आप अगर आईपीओ को देखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आईपीओ बहुत फुल्ली प्राइस्ड होके आते हैं। नॉट मच इज़ ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, वो एक चैलेंज है। दूसरा मार्केट वीकनेस के चलते जो एक एक्सुबरेंस आपको मिलता था आईपीओ लिस्टिंग पे, कहीं न कहीं वो एक चीज़ मिसिंग है। तो माय रिक्वेस्ट सजेशन विल बी नॉट टू ऐड बोथ द कंपनीज़ एंड आई थिंक थोड़ा आईपीओ तो वेट करना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि वैल्यूएशंस किस आ रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो आईटी में है या फिर एनालिटिक्स में है तो हमको उसमें सब्सक्राइब करना है। उन्हीं बोथ द कंपनीज हमको अभी अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज वैल्यूएशंस आर हाई। ओके। अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कल एक आईपीओ आने वाला है, कॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ आईपीओ। अगर हम आईपीओ की मेन डिटेलिंग्स के बारे में बात कर लें तो 165 करोड़ का जो है वो आईपीओ है। फ्रेश इश्यू अगर हम इसमें देखते हैं तो 90 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 75 करोड़ का है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नोट डाउन करके चलनी है वो है कि कल से आईपीओ बिडिंग के लिए ओपन हो जाएगा। 24 फ़ेब जो है वो लास्ट डेट है जहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड 75 टू 79 के बीच में है। लिस्टिंग जो है वो 27 फरवरी को होनी है। सर कंपनी आपको कैसी लग रही है ओवरऑल? कंपनी अच्छे स्पेस में है। आई थिंक दिस बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग वेल। स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत काफ़ी कम कंपनियां जो है लिस्टेड है एंड इंडिया में इसका प्रोग्रेस ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग है इन टर्म्स ऑफ द आईपीओ। आई थिंक दैट कैन बी सब्सक्राइब्ड बट विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट, डोंट एक्सपेक्ट टू हैव अ शॉर्ट टर्म गेन्स एंड ऑल दैट। इट बी मोर फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट बिकॉज सेक्टर बहुत अच्छा है, सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है। आई थिंक काफ़ी फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। ओके, तो मिड टर्म के लिए सर को पॉजिटिव नज़र आ रही है। सर एक पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग में सेट हो गया है, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा उस पर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बीसीसीएल का है आईपीओ आ गया, फिर वहाँ से जो लिस्टिंग निकल कर के आई, फिर लोगों का दिमाग खुल गया भाई कि अब जो आईपीओ है वो इसी सीरीज़ में हमें आते हुए नज़र आएँगे। फिर दिक्कत हो जाती है सर, क्योंकि फिर नेक्स्ट आईपीओ आता है तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता, फिर लोग घर में बैठ जाते हैं कि अरे भाई, अब तो आईपीओ से दूर रहना है। सर इस पूरे जो माइंडसेट हो गया है, उस पर आपका क्या विचार है और किस तरीके से आईपीओ में लोगों को किस पर्सपेक्टिव के साथ अप्लाई करना चाहिए? कंपनी के फंडामेंटल्स देखें या किस वैल्यूएशंस को देखें या फिर जिस प्राइसिंग पर आईपीओ आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें मैटर करती है? देखिए, मैं सबसे पहले बात बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि जो भी आईपीओ है हमको भरना है। जी। तो कहीं न कहीं उस माइंडसेट को अवॉइड करना होगा, थोड़ा चीज़ों को अपना बेसिक रिसर्च करना होगा। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बिकम्स एक्सपर्ट एंड पूरे हर कंपनी को एनालाइज़ कर पाएँगे। लेकिन एट द सेम टाइम अपने कुछ बेसिक की क्या वैल्यूएशन में, क्या सेक्टर पे है, किस साइज़ का आईपीओ है, क्या डिमांड है, कौन से बैंकर्स हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, थोड़ा सेक्टर्स कैसा हो रहा है। इन जनरल आपको थोड़ा बेसिक स्टडी करने से आपको आइडिया लगता है कि आईपीओ कैसा कर रहा है और आप लास्ट में भरे सब्सक्रिप्शन देख के, कहीं न कहीं वो भी आपको एक आइडिया देता है कि भाई हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो आप 4-5 चीज़ें आपको देखनी है। फंडामेंटल हो गए, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारे आईपीओ भरो, कि भाई चलो ठीक है हमने 10 के 10 आईपीओ भर लिए एंड देन ये गलत काम नहीं करना है। आपको समझ के छाँट के अपने आईपीओ भरने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन। इट इज़ नॉट अबाउट कि भई आप रैंडमली भर दो। जैसे आपने बोला एक अच्छा चला गया, फिर 5 खराब आएँगे, सब एवरेज आउट हो जी। जाएगा और जिसमें आप फँसोगे वो पूरे फँस जाओगे। तो इसका तरीका ये है कि भई आप अपने बैंकर्स का क्या बैकग्राउंड रहा है, उनके पिछले आईपीओज़ कैसे लिस्ट हैं, सारा डेटा अवेलेबल होता है कि उस बैंकर्स के पहले उन्होंने कैसा किया। और अब नेट पे देखिए हर चीज़ अवेलेबल है। इट इज़ नॉट दैट इज़ नॉट अवेलेबल। इन फैक्ट एआई प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग दैट बैंकर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। आप प्रॉम्प्ट डालेंगे एआई में, बहुत अच्छा आपको डेटा मिलता है। तो कहीं न कहीं आप बेसिक रिसर्च, आई वुड यूज़ दिस वर्ड। आप बेसिक रिसर्च करके आप पैसा डालो इन टर्म्स ऑफ आईपीओ। ऐसा नहीं कि आईपीओ डालेंगे और वो आ जाएगा और लग जाएगी और 10 में से 2 अच्छे रहे। वो टेंडेंसी माइंडसेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आपका फिल्ट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा और आपका 90-95% प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा करोगे। एंड उसका उल्टा भी हो सकता है, जब आप बिना देखे भरते होगे, जो भी आएगा हम सारे भर देते हैं, फिर देखेंगे वो फिलोसफी में भी इस मार्केट में काम ना करेगी।
सर मैं आपको एक केस हम शेयर करना चाहेंगे जो हम पिछले कुछ शो कर रहे थे। उस दौरान हम आईपीओ डिस्कस कर रहे थे क्योंकि 2025 के लास्ट जो महीना चल रहा था उसमें बहुत सारे आईपीओज़ आए थे। तो क्या हुआ कि हमारे एक व्यूअर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने प कैपिटल को डाइवर्सिफ़ाई नहीं करेंगे बहुत सारे आईपीओ में, उन्होंने एक ही आईपीओ में अपना सारा पैसा लगा दिया। अब हुआ क्या कि वो जो आईपीओ था वो तो डिस्काउंट पर लिस्ट हो गया। अब सर वो परेशान थे कि हमारा तो सारा पैसा चला गया। बहुत बड़ा कैपिटल सर कोई-कोई जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल लगा देते हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पाक मेडीवर्ल्ड की बात है कि सर ऐसी मनोस्थिति को फिर कैसे डील किया जाए? वही मैंने आपको समझाया, इनफैक्ट मैंने जो आपको इससे पहले जो बताया कि जब तक आप सोच के नहीं डालेंगे, और देखिए मनस्थिति ये है कि आपने गलत अगर आपसे डिसीजन हो गया उसको आप ठीक करें, एटलीस्ट स्टॉप लॉस करके आगे बढ़ें, कैपिटल को प्रिजर्व करें। वो भी कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप जो आपसे गलतियाँ हो गई उसी गलती को कंटिन्यू करते जाएँ, कि फ्यूचर में आप आपको ठीक नहीं कर पाएँगे। तो वो भी कहीं न कहीं आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है कि आगे के नहीं व्यू अच्छा लग रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस बुक करके आगे बढ़ें। और मे बी पॉजिटिव चीज़ों को आगे देखें, वो भी एक कहीं न कहीं नज़रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉप लॉस एक बहुत भगवान की चीज़ जैसे है। तो आपको स्टॉप लॉस अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, तो इन सभी बातों का ज़रा ध्यान रखिए क्योंकि 2026 में बहुत सारे फ़ेमस कंपनीज़ के आईपीओ आने वाले हैं, तो ज़रा कंपनी के फंडामेंटल्स को, वैल्यूएशंस को, सभी चीज़ों को ज़रा भाँप-नाप कर ही अपने पैसे को लगाइए। एक और आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। देखें तो श्रीराम ट्विस्टेक्स लिमिटेड इसका भी आईपीओ आने वाला है। आईपीओ की बेसिक डिटेलिंग्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आईपीओ का प्राइस इश्यू देखते हैं तो 110 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इश्यू अगर हम देखते हैं तो मतलब पूरा का पूरा फ्रेश इशू ये आईपीओ है और ओपन डेट जो है बिडिंग के लिए 23rd ऑफ फरवरी है, क्लोजिंग जो है 25 फरवरी को हो जाएगी। 2 दिन होंगे आपके पास इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्राइस बैंड की बात करें तो 95 टू 104 के बीच में जो है इसकी प्राइसिंग है, जहाँ पर लिस्टिंग अगर हम देखते हैं तो 2nd ऑफ मार्च को इसकी लिस्टिंग हो जानी है, उसके बाद सब लोग चले जाएँगे होली की छुट्टी पर। सर श्रीराम ट्विस्टेक्स इस कंपनी पर आपका क्या नज़रिया है? तो मेरे इस कंपनी के बारे में स्टडी नहीं की हुई है, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिवन एनी आइडिया ऑन दिस। ओके सर एक चीज़ और समझनी चाहिए आईपीओ के ही नज़रिए से हम आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठीक है, नहीं पढ़ना है कंपनी के फंडामेंटल्स तो क्या हम ये एनालाइज़ करके चल सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास 2-3 दिन होते हैं अप्लाई करने के लिए तो पहले दिन क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहा है? जीएमपी किस तरीके से बिहेव कर रहा है? कहीं वो तो ज़ीरो पर नहीं चला गया, तो क्या इन सब चीज़ों को भी देख कर के चला जा सकता है? देखिए सबसे पहले आपको कंपनी के फंडामेंटली देखने पड़ेंगे। बाकी जीएमपी और सब्सक्रिप्शन तो आर्टिफिशियली क्रिएट भी होते हैं, निकलते भी, आते भी, जाते भी हैं। थर्ड जो एरिया आप जो सेकंड आपने बताया कि सब्सक्रिप्शन में भी थर्ड डे ही आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको मतलब क्लोजिंग डे में ही अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके पास एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, आपको पता हो। एंकर लिस्ट हमें देखनी चाहिए, आई थिंक उसमें कौन से बड़े म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। आप देखोगे तो आपको आइडिया लगता है कि भाई एंकर की बुक अवेलेबल होती है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको आइडिया लगता है कि किसने कौन सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड्स हैं, कौन से डोमेस्टिक बड़े इंस्टीट्यूशंस उसमें आ रहे हैं। उससे एक आइडिया लग जाता है कि भाई इसको सपोर्ट कैसा है, इसमें बाइंग कहाँ से आएगी, किस तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपके पास एक बेसिक बहुत सारा सूडो क्राइटेरिया आपको मिलते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट देख के कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप इस साल भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, एंड आप जी। देखोगे एक हफ्ते में एक दो 3 आईपीओ रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर आईपीओ को समझ पाओगे, बट अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोगे आप 10 से 15 मिनट की उसमें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या उसमें समझना, तो वो अपने को बहुत वैल्यू ऐड होगा। कम से कम जो आपने बताया जिस तरह से वो निवेशक फंस गए, वैसे फंसावट जी। नहीं होगी। तो बिल्कुल आप आईपीओ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स को प्रायोरिटी पे चेक करके चलिए ताकि आपका कैपिटल ना फंसे। अब सर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया ये सर आपको लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है? इनका जो नज़रिया है वो थोड़ा 6 महीने का है। फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? मीडियम टर्म कंपनी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ द स्पेस इज वेरी गुड। अभी इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं इन टर्म जो भी चल रहा है। बट देखिए 6 महीने साल भर का बोलना मुश्किल होता है, कम से कम भी स्टॉक मार्केट निवेश 2 से 3 साल की अवधि के हिसाब से करना चाहिए, बहुत शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल द कंपनी इज वेरी पॉजिटिव, फंडामेंटल द कंपनी इज डूइंग वेल, आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू ओन। ओके। एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर राहुल गांधी इनके आईडी का नाम है। कह रहे हैं पीएफसी और सुज़लॉन एनर्जी पर क्या नज़रिया है? अगर हम पीएफसी देखते हैं यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है आज 3% की 408 पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या व्यू है सर आपका पीएफसी पर?
पीएफसी पे व्यू पॉजिटिव है। आई थिंक रीस्ट्रक्चरिंग भी अनाउंस हुई है बजट में। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक स्टेप्स, स्ट्रेंथनिंग हो रही है, पावर सेक्टर ओवरऑल शुड डू वेल। तो आई थिंक पीएफसी इज अ गुड स्टॉक टू ओन फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। सुजलॉन थोड़ा भी रुक के करना चाहिए। लेट्स लेट द गेट द क्लैरिटी एंड देन आई थिंक सुजलॉन वी शुड होल्ड ऑन। एंड पीएफसी इज अ पॉजिटिव मूवमेंट। आई थिंक विद रीस्ट्रक्चरिंग काफ़ी चीज़ें उसमें जुड़ जाएंगी, साइज बड़ा हो जाएगा और सिनर्जीज आएंगी, तो लॉन्ग रन में पीएफसी शुड बी गुड। ओके। आपका नज़रिया विष्णु देवा जी जानना चाह रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट पर शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, 118 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सर शॉर्ट टर्म के लिए आपको विशाल मेगा मार्ट कैसा लग रहा है? उर्वशी, शॉर्ट टर्म व्यू मैं नहीं देता हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। कंपनी का नतीजे भी अच्छे आए हैं, रिजल्ट अच्छा है, सेक्टर बहुत अच्छा है। आई थिंक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इज बहुत अच्छा है। तो मीडियम टू लॉन्ग रन आपको इसको रखना चाहिए। ओके। एनसीसी के बारे में भी ज़रा सर ये जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है। अभी हम देखें तो 149 पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अ, अगर हम देखें तो इन्होंने 210 पर लिया है, 47 शेयर्स हैं। जानना चाह रहे हैं कि आगे आपकी क्या राय रहेगी? उनका काफ़ी इसमें नुकसान हो रहा है अभी जो आप बता रहे हैं प्राइस में। और अभी आज भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, उनको एनसीसी को इन टर्म्स ऑफ कुछ उनको बार किया है फ्रॉम। जी, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ ही है। दूसरा, ये ईपीसी फर्म्स में भी अब ओवरऑल देखोगे तो गवर्नमेंट की ऑर्डर बुक काफ़ी कम होती जा रही है कंसिस्टेंटली। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक नहीं आ रही है, तो ओवरऑल ईपीसी का बिजनेस, ये बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक कॉल लेना पड़ेगा। मतलब जो इमीडिएट ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं, अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो अपना होल्ड करें, बट अदरवाइज शॉर्ट टर्म अगर व्यू लेना चाहते हैं तो मे भी अपना लॉसेस बुक करके किसी और कंपनी में निवेश करें। ओके, तो अपना कैपिटल यहाँ पर आप शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। शोएब जी का क्वेश्चन है सालम इंडस्ट्रीज पर, कह रहे हैं यहाँ पर ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? मैडम, 6 मंथ्स इज नॉट द क्राइटेरिया, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो बट आप अपना 2 से 3 साल का व्यू रखो। अच्छा कंपनी में ग्रोथ आई, नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी आई थिंक कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। बट व्यू आप 6 महीना मत रखो। स्टॉक मार्केट में 6 महीने का व्यू बहुत डेंजरस व्यू होता है। बस काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन टर्म्स ऑफ उस व्यू के बारे में। बट आप अगर 2 से 3 साल का व्यू रखेंगे तो इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है एस्ट्रल को लेकर के। अभी हम इसको देखें तो ये 1615 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज 1.30% नीचे है। सवाल था इनका कि सपना जी का क्वेश्चन था कि इस पर सर आपका व्यू जानना चाह रही है ये आपको कंपनी आगे के लिए कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कंपनी, बहुत बहुत पॉजिटिव व्यू है। पीवीसी पाइप्स में अभी काफ़ी ग्रोथ आ रही है। आई थिंक ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करना चाहिए। एस्ट्रल इज द मार्केट लीडर इन दैट सेक्टर एंड आई थिंक कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि फोर्थ क्वार्टर भी अच्छा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वट चैनल चेक्स यू डन है। तो पाइप्स के बिजनेस में काफ़ी बढ़ावत है, तो ये अच्छी कंपनी, इसको लेना चाहिए। ओके। यहाँ पर विनीता गुप्ता जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि आपका नज़रिया सर इंजीनियर्स इंडिया पर क्या बन रहा है? इन्होंने 242 पर खरीदारी कर रखी है यहाँ पर। इंजीनियर्स इंडिया अगर मैं देखती हूँ अभी, तो यहाँ पर सर ये 217 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आज 1.10% की यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल रही है। क्या व्यू है सर आपका इस पर? न्यूट्रल व्यू है, थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इमीडिएट कोई ऐसे बहुत ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो इट्स मोर ऑफ अ न्यूट्रल व्यू टू द इन्वेस्टर कि भाई आप होल्ड करें, थोड़ा लंबे अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हो होल्ड करें। अदरवाइज आप कैपिटल रोटेट करके में भी आप किसी और सेक्टर में जाएं, क्योंकि सेक्टर में बहुत बुलिशनेस नहीं है। ओके। एक और इनका क्वेश्चन था सर विनीता जी का वेलस्पन लिविंग को लेकर के। 137 पर आज हमें ये लेवल पर दिख रहा है। इन्होंने जो है 140 पर बाइंग इन्होंने लिख रखी है। क्या करना चाहिए सर आगे इनको? होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए विद दिस यूएस टैरिफ डील हैपनिंग, टेक्सटाइल में काफ़ी पॉजिटिव व्यू बन रहा है। एंड लॉन्ग रन में आई थिंक देखिए मिड मार्च के आसपास ये सिग्नेचर्स भी हो जाएंगे, डील भी नक्की हो जाएगी। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स, रिलेटेड स्टॉक से काफ़ी व्यू पॉजिटिव है। बट अगेन अवधि वही है, अवधि मतलब कम से कम 2 से 3 साल की अवधि के लिए सोचना चाहिए। 6 महीने 9 महीने का अवधि से नहीं निवेश करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राम जी का है। कह रहे हैं कि मिश्रा धातु निगम पर आपका सर नज़रिया ये जानना चाह रहे हैं। अभी हम इसको देखते हैं तो 351 के लेवल पर हमें ये नज़र आ रहा है और आज इसमें
गिरावट देखने को मिल रही है 3.66% की। 1 ईयर डेटा देखते हैं तो अभी अब तक ये 32% चला है। क्या करना चाहिए सर इनको आगे? सी इनको होल्ड करना चाहिए एक बार इस स्टॉक को, इनको वेट करना चाहिए। हालाँकि थोड़ी गिरावट आ रही है, बट इनको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। ओके। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था एफआरएल को लेकर। अभी हम इसको देखते हैं। तो 69 पर दिख रहा है सर और लंबे समय से यहाँ पर डिमर्जर के बाद हम देखें तो डाउनसाइड देखने को मिल रहा है 2.69 से नीचे की तरफ आज भी नज़र आ रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? कंपनी आपको कैसे लग रही है? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। करिए, बट लेकिन आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं बना है इसमें। तो आई थिंक यहाँ सेक्टर रोटेट करके मे बी अच्छी टेक्सटाइल कंपनी दूसरी और कंपनी में शिफ्ट करना चाहिए कैपिटल को। ओके, तो यानी कि आप यहाँ से थोड़ा-सा शिफ्ट करके बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पर स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पर एक अच्छी बाइंग फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आता है, अच्छे टारगेट्स पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, चांसेस अच्छे हैं। तो उन सेक्टर्स पर, उन स्टॉक्स पर आप अपना फ़ोकस करके रख सकते हैं। अनिल चौधरी जी पूछ रहे हैं बीपीसीएल के बारे में, एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं सर, नहीं करना चाहिए। बीपीसीएल पर अभी देखिए अभी ब्रेंट का ट्रेंड, क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। जब तक वो ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं है, जब तक वॉर की चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, क्रूड गिरना चालू नहीं होता है, तब तक बीपीसीएल एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको खरीदने की इच्छा है तो आप मे बी ऑयल इंडिया या फिर ओएनजीसी लेके उसको मे बी काउंटर कर सकते हैं, नॉट बीपीसीएल। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको फिलहाल एवरेज करने की सलाह नहीं दी गई है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि पोल रिजल्ट क्या निकला है। क्वेश्चन था कि अभी बाज़ार में सबसे ज़्यादा अवसर आप कहाँ पर देख रहे हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? यहाँ पर फर्स्ट हाफ में भी हमने इसको डिस्कस किया था।